मैं उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे पर आ गई। मैं सोच चुकी थी कि दोबारा कभी भी उसके घर नहीं जाऊंगी, ना ही उसे पढ़ाऊंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो 16 साल का लड़का ऐसी बात भी मुझसे कह सकता है। मैं जब से घर आई थी अपना सर पकड़े बैठी थी। जिस फ्लैट में मैं रहती थी वहाँ पर और भी 3 लड़कियाँ मेरे साथ रहती थी। हम सब ने मिलकर एक फ़्लैट लिया था, उसका किराया भी हम सब मिलकर ही देती थी। वो 2 कमरे का फ्लैट था जहाँ हम 3 लड़कियाँ रहती थी। मैं सर पकड़े बैठी हुई थी जब मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी कि सीरत तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा बस सर में दर्द है। कहने लगी चलो मैं तुम्हें कड़क सी चाय पिलाती हूँ, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। वो चाय बनाने के लिए चली गई। मैं उसे क्या बताती कि एक अजीबो गरीब सी बात थी। इतनी कम उम्र में युवान ने ये कैसे सोच लिया कि वो मुझसे मोहब्बत कर सकता है। एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता तो पेरेंट्स और बच्चे की तरह होता है। मैं तो उसकी सोच पर हैरान थी, लेकिन ये तो शायद शुरुआत थी। उस लड़के ने तो मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। शाम को गहरे गहरे बादल होने लगे। देखते ही देखते काले बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। बारिश हुई तो मेरी दोनों सहेलियां खुश होने लगी। कहने लगी आओ ना सीरत, देखो कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है। मैं भी शायद नज़ारों को देखकर खुश होती, लेकिन जो बातें युवान ने मुझसे कही थी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर मेरी दोस्त ने चाय के साथ पकौड़े भी बनाए। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन मैं चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। मेरा दिमाग इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा था कि जिसे मैं छोटा भाई समझती थी उसने मेरे बारे में इस तरह की बात सोची कैसे और किस हद तक सोच ली। हालांकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उसके साथ ऐसा कोई भी रवैया नहीं रखा था जिससे वो किसी गलत फहमी का शिकार होता। रात काफ़ी हो चुकी थी जब अचानक से मुझे मेन रोड पर से सीरत सीरत कहकर पुकारने की आवाज़ आई। ये कौन था जो रात के 1 बजे मुझे पुकार रहा था, वो भी इतनी तेज़ बारिश में। जहाँ मैं रहती थी वहाँ हर समय फ्लैट ही बनते रहते थे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई। वो युवान था, अपनी गाड़ी से बाहर खड़ा बारिश में भीग रहा था। मेरे साथ साथ न जाने कितने घरों की खिड़कियाँ खुली थी। मेरी दोनों सहेलियाँ भी मेरे पास आकर नीचे झांकने लगी। कहने लगी कौन पुकार रहा है तुम्हें। मैं क्या जवाब देती, वो मुझे देखते ही हाथ हिलाने लगा। फिर उसने बुलंद आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, सीरत आई लव यू सीरत, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो इतनी बुलंद आवाज़ में मेरी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर रहा था। अपनी मोहब्बत का इजहार उसने जिस तरह से किया था, मैं तो अपने मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मेरी दोनों सहेलियाँ मेरा मुंह देख रही थी। मैंने फ़ौरन से घर की खिड़की बंद कर दी। मेरी दोस्त कहने लगी ये कौन है। मैंने कहा मेरा स्टूडेंट है, पागल हो गया है। कहने लगी कि सीरत ये तो बहुत बुरी बात है, इसे यूँ नहीं कहना चाहिए। भला कोई ऐसी बात इस तरह से करता है। ये मोहब्बत के इजहार का कौन सा तरीका है। कोई फिल्मी दुनिया थोड़ी है। लोग तो हमारे बारे में ना जाने क्या क्या सोचना शुरू कर देंगे कि पता नहीं किस किस्म की लड़कियां हैं जो हमारे यहाँ लड़के आकर ऐसे खड़े हो जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। वो दोनों भी ये सुनकर परेशान हो गई थी। वो बार बार कह रहा था कि सीरत नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो सारे लिहाज भूल गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी दोस्त कहने लगी कि जाओ, नीचे जाकर उस बेवकूफ़ को समझाओ। ये क्या कर रहा है, वो हमें बदनाम कर रहा है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी नीचे गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही वो सीरत हूँ जिसको ये बेवकूफ़ बुलाए जा रहा है। मैंने उसे फ़ोन किया था, उसने फ़ोन उठाया। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या कर रहे हो तुम। कहने लगा आप नीचे नहीं आई तो मैं शोर मचाकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगा, नीचे आओ। मजबूरन ही सही, लेकिन मुझे नीचे जाना पड़ा। नीचे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अब मेरे साथ साथ मेरी फ्रेंड्स भी परेशान होने लगी थी। अपनी नहीं तो अपनी फ्रेंड्स की खातिर नीचे जाकर मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा तुम्हारे अंदर ज़रा सी शर्म है, क्यों चिल्ला चिल्ला कर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। कहने लगा आपको शराफत की ज़ुबान समझ नहीं आती ना,
आप समझ ही नहीं रही हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपको ये सब कुछ कितना मामूली लग रहा है कि आप इनकार करके वापस चली आई। मैं आपको कैसे बताऊँ, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। जब आप मुझे पढ़ाया करती थी, मैं आपके हुस्न में खोया रहता था। आपके चेहरे का एक एक नक्श मुझे इस तरह याद हो चुका है। आपके रुखसार पर काले रंग का तिल आपकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। मैंने कहा शट अप, खबरदार जो तुमने कोई बकवास की तो चले जाओ यहाँ से, और खबरदार जो इस तरह की बात की। तो वो चिल्लाने लगा, कहने लगा क्या करेंगे आप, थप्पड़ मारेंगे मेरे मुंह पर? आपको क्या लगता है कि आपका ये थप्पड़ मुझे रोक सकता है? कहने लगा जब तक आप मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं करेंगी, मैं यहीं बारिश में खड़ा रहूँगा, भीगता रहूँगा। मैंने कहा तुम्हारी इस तरह की ओछी हरकतें सिवाय मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत बढ़ाने के और कुछ नहीं कर सकती। भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। अपनी उम्र देखो, तुम्हारी उम्र है इस तरह के काम करने वाली? तुमसे कितनी बड़ी हूँ मैं। वो कहने लगा मुझे फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मोहब्बत उम्र देखकर थोड़ी होती है। मैंने कहा ठीक है, खड़े रहो बारिश में। मेरे साथ तुमने जो करना था तुम कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ कि तुम्हारी इस तरह की हिमाकतों पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। ये कहकर मैं वापस आ गई थी। उसके बाद खामोशी छा गई। मैं सोच चुकी थी कि सुबह जाकर उसकी माँ के सामने उसके सारे करतूत खोल कर रख दूंगी, लेकिन सुबह ही सुबह मुझे उसकी माँ का रोते हुए फ़ोन आया। कहने लगी युवान को बहुत तेज़ बुखार है, पूरी रात न जाने कहाँ बारिश में भीगता रहा है, उसे बहुत तेज़ बुखार है, जाने क्यों तुम्हें पुकारे जा रहा है, प्लीज़ तुम घर पर आ जाओ। ये सुनकर मैं युवान के घर चली गई। उसकी माँ बहुत परेशान थी। कहने लगी क्या तुम्हें पता है इसके साथ मसला क्या है? मैंने कहा मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी। इस लड़के ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। मैंने उसकी माँ को सारी बात बता दी। उसे सुनकर वो तो मुझे देखे ही जा रही थी। मैंने कहा प्लीज़ भगवान के लिए इसे समझाइए, मुझे बदनाम ना करे। उसकी माँ कहने लगी कि मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही, इसने ऐसा सब कुछ क्यों किया। फिर कहने लगी कि फ़िलहाल तो तेज़ बुखार में सिर्फ तुम्हें पुकारे जा रहा है, तुम ही उसे समझाने की कोशिश करो, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। मैंने इस बात में सर हिलाया और युवान के कमरे में चली गई। वो बेसुध अपने बेड पर लेटा था। मैं उसके कमरे में गई तो कहने लगा प्लीज़ मान जाओ सीरत, मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो नींद में भी यही कहे जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल ही मुरझा सा गया था। उस वक्त तो मुझे उसे देखकर तरस आने लगा। उसके कमरे में मौजूद कुर्सी लेकर मैं उसके बेड के पास बैठ गई। फिर मैंने उसे ज़रा सा पुकारा। मैंने कहा युवान। मेरी आवाज़ सुनकर उसने मुश्किल से आंखें खोली और कहने लगा तुम आ गई, मुझे पता था तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो जाएगा। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। मेरे दिल की धड़कनें सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही हैं। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने प्यार से अपनी बात शुरू की। मैंने कहा मैं नहीं जानती कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैंने कहाँ गलती की? मैंने कब तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? और अगर कहा भी है तो मेरे जज्बे तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग हैं। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे छोटे भाइयों जैसा एहसास होता है। मैं शायद उसे कुछ और समझाती, लेकिन उसने फ़ौरन से मुझे टोक दिया। कहने लगा भाई मत कहो, भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। मैंने कहा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं रख सकती। उसने गहरी सांस ली, अपने दोनों हाथ बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाई। कहने लगा आपको यही तो यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप हाँ कह दो, मैं अभी अम्मा को बुलाकर कह देता हूँ कि तरीके से शादी करवा दे। जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ और कोई नहीं करेगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने गुस्से से उसे देखा था। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकती। खुदा के लिए बंद करो ये तमाशा। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? क्या मेरे कोई जज्बात नहीं हैं या मैं इंसान नहीं हूँ? तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स मैं अपने अंदर पैदा कर ही नहीं सकती, इसलिए खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मैंने उसके आगे हाथ तक जोड़ दिए। कहने लगा मर जाऊँगा मैं अगर तुम मुझे ना मिली। तो मैंने कहा ठीक है मर जाओ फिर, अच्छा है कि तुम मर जाओ,
मेरी तो जान तुमसे छूट जाएगी। ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकल आई। उसकी माँ कहने लगी कि तुमने उसे समझाया है? मैंने कहा जी हाँ, जितना मैं समझा सकती थी मैंने समझा दिया है। ये कहकर मैं उसके बंगले से बाहर निकलकर अपने घर पर आ गई। मैं सोच चुकी थी कि मुझे यहाँ दिल्ली में रहना ही नहीं है। मैं जब तक यहाँ रहूँगी ये लड़का मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करके रखेगा। इसलिए मैं लेह चली गई। मैं वहाँ रहने लगी। मुझे एक रेस्टोरेंट में कैशियर की नौकरी मिल गई। मैंने दोबारा पलटकर दिल्ली जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि युवान ने सचमुच अपनी जान दे दी थी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि विवान उसी का बड़ा भाई है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैं तो कहीं पर भी गलत नहीं थी। पहले छोटे भाई ने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब बड़ा भाई मुझे उस जुर्म की सज़ा दे रहा था जो मैंने किया ही नहीं था। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। मैं क्यों उस शख्स के बदले और जुल्म का निशाना बनूं? पर मुझे अफसोस होने लगा कि उसने जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, और अगर वो मेरी नज़र से सोचता तो शायद ऐसी हरकत ना करता। मुझे उसके मर जाने पर बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कहीं भी कसूरवार नहीं थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मैं उसकी कब्र से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। चौकीदार अपने क्वार्टर में जाकर सो चुका था। मेरे लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। मैं फ़ौरन से मेन गेट की तरफ आई, उसका साइड डोर खोला और बाहर निकल गई। बाहर सड़कें सुनसान थी, हर तरफ अंधेरा था। मैं तेज़ कदमों से चलने लगी। जहाँ बंगला बना हुआ था वहाँ से मेन रोड काफ़ी दूर था, लेकिन मुझे अभी चलते हुए कुछ ही देर हुई थी कि किसी के भागते हुए कदमों की आवाज़ पर मेरा दिल ज़ोरों से धड़का था। मैंने पीछे पलटकर देखा तो विवान मेरे पीछे आ रहा था। कहने लगा, सीरत यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं भागने लगी। मेरी रफ्तार विवान की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाई। कुछ ही देर में वो मुझ तक पहुंच चुका था। मेरा बाजू पूरे ज़ोर से पकड़ा। कहने लगा, कहाँ भाग रही हो तुम? क्या समझती हो जान छूट जाएगी तुम्हारी? मेरे भाई की जान ली है तुमने। जब तक मैं तुम्हें सिसकते हुए मरते ना देख लूँ मुझे चैन नहीं आएगा। मैंने कहा, विवान मेरा हाथ छोड़ो। मैंने युवान को कुछ नहीं कहा था। मेरी बात एक बार सुन लो। वो गुस्से में था। मुझे घसीटते हुए घर में ले गया। जब मैं घर में आई तो चौकीदार, मुलाजिम सब बाहर ही खड़े थे। उन सब के सामने वो चिल्लाकर कहने लगा कि अगर ये लड़की दोबारा यहाँ से भागी तो तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं, गोलियों से भून कर रख दूंगा। ये कहने के बाद वो मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गया। मुझे कमरे में धकेला, कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, विवान मैं सच कह रही हूँ। मैंने युवान से कुछ नहीं कहा, ना ही मैंने उसकी जान ली है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो कहने लगा, कैसी गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? कसूर क्या था उसका? मैंने भी तो तुमसे मोहब्बत का ड्रामा किया था ना, तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। मेरा प्रपोज़ल क्यों तुमने 1 महीने के अंदर अंदर मंजूर कर लिया? मुझसे शादी करते हुए तुम्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बढ़ते हुए जज्बात सिर्फ मैं ही पूरे कर सकता हूँ? मेरा भाई इस काबिल नहीं था क्या? मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर सतही सोच का मालिक होगा। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम युवान के भाई हो तो मैं मरकर भी तुमसे शादी ना करती। मेरा कसूर नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। ये कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगी। उसने मेरा बाजू पकड़ा। कहने लगा, तुम्हारा कसूर नहीं है? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कसूर बताता हूँ। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और ड्राइवर से कहने लगा कि ड्राइवर गाड़ी बाहर निकालो और दिल्ली वाले बंगले में चलो। 6 घंटे की मुशक्क़त के बाद वो मुझे उस बंगले में ले गया जहाँ मैं युवान को पढ़ाती थी। लेकिन वो बंगला बिल्कुल वीरान था। वहाँ सिर्फ एक चौकीदार के अलावा कोई भी ना था। बाहर का लॉन बिल्कुल उजड़ा हुआ था। घास और पत्ते सब सूख चुके थे। लगता था कि सालों से यहाँ कोई नहीं रहता। उस वक्त विवान की आंखें सुर्ख हो रही थी। मुझे लाउंज में लाया। वो जालों और मिट्टी से भरा हुआ था। उसकी माँ किधर गई? फिर वो मुझे युवान के कमरे में ले गया। उस कमरे की हालत भी ऐसी ही थी, लेकिन बेड की चादर पर खून लगा हुआ था। पूरे कमरे में मेरी तस्वीरों के स्केचेस बिखरे पड़े थे। हज़ारों की तादाद में उसने मेरी तस्वीरें बनाकर रखी हुई थी।
जो उस वक्त कमरे में जगह जगह बिखरी हुई थी। दीवारों पर खून से लिखा हुआ था आई लव यू सीरत। ये देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। उस आखिरी मुलाकात का एक एक लफ्ज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगा, जब वो मुझे कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ सीरत, मैं मर जाऊंगा। विवान कहने लगा, ये देख रही हो तुम, मेरे भाई ने दीवानों की तरह चाहा था तुम्हें, तुमसे इश्क किया था। ऐसी कोई तो वजह होगी ना सीरत, कुछ ना कुछ तो ख्वाब दिखाए होंगे तुमने। मैं नहीं में सिर हिलाने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मुझे इस बात का अफसोस था कि युवान अपने जज्बात में आकर बहुत गलत कदम उठा चुका था। कहने लगा, तुमने उसके जज्बात को हवा दी, न जाने उसके साथ ऐसी किस तरह की बात की कि वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया, और जब उसने तुमसे इजहार मोहब्बत किया तो तुमने इनकार कर दिया। तब तुम्हें अपने और उसके रिश्ते का ख्याल आने लगा। तुम्हें लगा कि शायद वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुकम्मल नहीं है, या उसे वक्त लगेगा। फिर तुम्हें अपनी बदनामी का ख्याल आ गया। यह हुस्न दिखाकर तुमने उसे अपना दीवाना किया। इतना ही तुम्हें इज्जत का ख्याल था तो पर्दा करती ना, अपने इस हुस्न को पर्दे में छुपा कर रखती। तुम्हारे इस हुस्न ने मेरे छोटे भाई पर न जाने कैसा जादू कर दिया कि उसे तुम्हारे अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था। ये दीवारें, ये स्केचेस तुम्हें चीख चीख कर बता रहे हैं कि वो तुम्हें कितना चाहता था। वो मेरे पास आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद उसने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हें पागलों की तरह से हर जगह ढूंढता रहा। ना उसे खाने का होश था, ना पीने का। रोज़ाना तुम्हारी तस्वीरें बनाता था, अपने हाथों की उंगली काट कर तुम्हारा नाम लिखता था। मेरा भाई पागल हो गया था तुम्हारे लिए। मेरी माँ ने तुमसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुम्हारी मिन्नत करके तुम्हें किसी भी तरह शादी के लिए राज़ी कर ले। मैं उस वक्त इंडिया से बाहर था जब मुझे युवान की ऐसी हालत का पता चला। मैं वापस लौटा तो उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सभी कहते थे कि इस लड़के का इलाज सीरत नाम की लड़की है। वो मुझसे भी यही कहता था कि भाई, आपने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज़ पूरा किया। मैंने जो मांगा आपने मुझे ला कर दिया। खुदा के लिए मुझे मेरी सीरत ला दो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। युवान की हालत गिरने लगी। सीरत सीरत चिल्लाता था रातों को उठ उठ कर। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। उसने मुझसे कहा था कि सीरत को शायद ये लगा कि मैं उम्र में छोटा हूँ, मैं उसे वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो कि एक औरत अपने शौहर से चाहती है, इसीलिए वो चली गई। वरना मेरे पास ना दौलत की कमी थी और ना किसी चीज़ की। आखिरी सांसें लेते हुए भी मेरे भाई की ज़ुबान पर तुम्हारा नाम था। मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा करके वो एक एक लफ्ज़ चुभो चुभो कर कह रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे जान से मार डाले। कहने लगा, यही वजह थी ना युवान से इनकार की और मेरे प्रपोज़ल पर इकरार की, क्योंकि तुम्हें एक भरपूर मर्द चाहिए था। तभी 2 महीने भी तुमसे रहा नहीं गया ना। तुमने मुझे अपना रिश्ता जताना शुरू कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी बीवी का हक नहीं दूंगा। तुम आज के बाद इसी कमरे में रहोगी। इस कमरे से बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए आज के बाद बिल्कुल ख़त्म है। यहीं घुट घुट कर जियोगी जैसे मेरा भाई जीता था। मैंने कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मुझे उस कमरे में बंद करके चला गया। मैं बहुत देर तक दरवाज़ा पीटती रही, कहती रही कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। मैं दरवाजे के पास ही बैठकर रोए जा रही थी। उसकी दीवारों पर हर जगह खून से सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ था। वो देखकर मुझे दहशत होने लगी थी। मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। जैसे जैसे रात होने लगी मुझे उस कमरे से खौफ आने लगा। ऐसे लग रहा था वो अभी वॉशरूम से आ जाएगा, कहेगा कि देखा ना, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें इस कमरे में लेकर आऊँगा। अब तुम आ गई ना इस कमरे में मेरी बनकर। मैं हर वक्त रोती रहती थी। कमरे का दरवाज़ा सिर्फ उस वक्त खुलता था जब मेरे लिए खाना आता था। एक औरत सिर्फ खाने की ट्रे अंदर रखकर चली जाती थी। मैं बहुत कहती कि मुझे यहाँ से जाने दो,
लेकिन वो कोई जवाब भी नहीं देती थी। एक बार मैंने उस औरत से कहा कि विवान से कहो मुझसे बात करे, एक बार मेरी बात सुन ले, फिर मुझे सज़ा दे, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मैंने वो खून से भरी चादर उतार कर कोने में फेंक दी। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया युवान। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया, जीते जी मार दिया और मरने के बाद तुमने मुझसे जीने का हक छीन लिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत थी जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं चिल्लाए जा रही थी, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया था। मैं रोए जा रही थी, रो रो कर थक गई थी, इसलिए ज़मीन पर ही लेट कर सो गई। अचानक से मेरे कानों में युवान की आवाज़ गूंजने लगी। कहने लगा कि सीरत मेरी जान, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? मुझे तुमसे, तुम्हारे चेहरे से बहुत मोहब्बत है। तुम्हारे रुखसार पर पड़ने वाला तिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। रो रो कर तुमने क्यों अपनी आँखों का सत्यानाश कर लिया? मुँह धोकर आओ, जाओ, मेरे लिए तैयार हो जाओ। उसकी आवाज़ ने मेरे दिल को जैसे दबोच सा लिया। मैंने फ़ौरन से आंखें खोली तो वो मेरे पास ही बैठा था। मैं जितना भी हैरान होती उतना कम था। क्या वो ज़िंदा था? वो मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई, दीवार के साथ लग गई, उससे खौफ खाने लगी। उससे कहने लगी कि तुम ज़िंदा हो? कहने लगा, हाँ मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कौन मार सकता है? चलो न जाओ, जाकर अपना खूबसूरत चेहरा धोकर आओ। आज भी मेरी अलमारी में वो नाइटी पड़ी है, उसे पहन कर आओ। मेरे भाई ने तुमसे मेरे लिए निकाह किया था ताकि तुम मेरे पास मेरे कमरे में रह सको। जाओ उसे पहन कर आओ। मैंने कहा, मेरे पास मत आना युवान। विवान ने क्यों मुझसे झूठ बोला कि तुम मर गए हो? कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। इतनी मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब चक्कर क्या है। एक तरफ तो विवान ने मुझे युवान की खबर सुनाई थी, इस कमरे में मुझे यही बताया था कि वो मर चुका है, और अब जो मेरे सामने खड़ा था वो कौन था? वो मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि वो मेरे पास आता, मैंने साइड टेबल पर रखा गुलदान अपने हाथ में पकड़ लिया। अगर तुम मेरे करीब आए मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, मेरे पास आने लगा तो मैंने वो गुलदान उसके सर पर मारने की कोशिश की, लेकिन वो गुलदान हवा में घूमा था, क्योंकि वो सिर्फ मेरा ख्याल था, उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि अब वो गायब हो चुका था। पूरा कमरा खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बुरी तरह डर गई। मेरे साथ अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। मैं हर वक्त सिर्फ युवान के बारे में सोचने लगी, उससे खौफ खाने लगी कि वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और फिर ऐसा ही होता। वो कभी बेड पर बैठा मुस्कुरा रहा होता, कहता कि कब तक मुझसे दूर रहोगी, मेरे पास आ जाओ ना, मुझे वहाँ भी तुम्हारे बगैर चैन नहीं है। कभी कभी तो मैं उसकी बातें सुनकर अपनी दोनों उंगलियां कानों में ठूस लेती, ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती कि जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो हंसने लगता, कहने लगता कि तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। उसकी ऐसी बातें सुन सुनकर मैं थक चुकी थी। कई दिन तक मैं अपना मुंह ही नहीं धोती थी। मेरे बाल बिल्कुल बिखर के रह गए थे। कई दिन बाद मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने गई, अपना चेहरा देखने लगी। मुझे अपने इस चेहरे से नफ़रत होने लगी थी। मेरे नाखून काफ़ी बढ़ गए थे। मैंने उन्हीं नाखूनों से अपना चेहरा नोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मेरा चेहरा तुम्हारी मोहब्बत का सबब बना था ना, तुम्हारे जुनून का सबब बना था, और तुम्हारी मौत का भी। मैं अपने इस चेहरे को ही बिगाड़ देती हूँ। मैंने बुरी तरह से अपने चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। पूरे चेहरे से खून रिसने लगा। मैं जीना ही नहीं चाहती थी, मर जाना चाहती थी। मैं उस कमरे में ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रही थी जिससे खुद को ख़त्म कर सकूं। मैंने एक एक करके सारे ड्रेसिंग के अंदर के दराज खोले। कोई कांच, छुरी, कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक ब्लेड पर पड़ी। मैंने वो निकाला और 1 सेकंड भी नहीं लगाया था, मैंने अपनी नस काट ली। लेकिन मौत पर शायद मेरा इख्तियार नहीं था।
जब मुझे होश आया तो मैं उसी बेड पर लेटी हुई थी। हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, दूसरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। विवान मेरे सामने खड़ा था, मुझे देख रहा था। मुझे लगता था कि मैं दिमागी तौर पर पागल हो चुकी हूँ। कमरे में विवान के अलावा और कोई नहीं था। मैं उठकर बैठ गई। वो फ़ौरन से मेरे पास आ गया। कहने लगा, ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने कहा, मुझे क्यों बचाया तुमने? मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम्हारे भाई को मारा है ना मैंने? मुझे भी मर जाना चाहिए। मुझे भी उसी मिट्टी में ज़िंदा दफन कर दो ताकि तुम्हारे बदले की आग बुझ सके, क्योंकि इस कमरे में मैं रोज़ रोज़ मरती हूँ। ये कहकर मैंने अपने हाथ में लगी ड्रिप एक पल में नोच कर फेंकी। इससे मेरे हाथ में जख्म हो गया, खून बहने लगा। उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़कर मेरी नस दबा दी। कहा, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा, हाँ पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। ऐसा करो, मुझे मार डालो, खुदा के लिए मेरा गला घोट दो, अपना बदला पूरा कर लो। मैं बार बार उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। उसका हाथ पकड़कर अपने गले पर रखकर दबाने लगी। वो बार बार अपना हाथ मेरे गले से पीछे कर रहा था। मेरे पागलपन को संभाल नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल बेकाबू होने लगी। एक पल ज़ाया किए बिना उसने मुझे अपने साथ लगा लिया, मुझे अपने साथ लगाकर भींच लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, मुझे मरना है। युवान मुझे जीने नहीं देता। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। कभी उससे ये नहीं कहा था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। उसे मेरे चेहरे से मोहब्बत हुई थी ना। देखो, मैंने अपना चेहरा भी बिगाड़ लिया है। उसे कहो मुझे छोड़कर चला जाए। रोज़ इस कमरे में आता है, वो मुझे पागल कर देगा। मैं रोज़ रोज़ का दर्द नहीं सह सकती। मुझे मार डालो विवान, मुझे मार डालो या फिर मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। ये कहते कहते मैं उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं दिल्ली के उस बंगले में नहीं थी और ना ही युवान के कमरे में थी, बल्कि मैं अमृतसर में विवान के कमरे में थी। मैं उठकर बैठी तो वो सामने सोफ़े पर बैठा मुझे ही देख रहा था। फ़ौरन से उठकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अब ठीक हो तुम? वो मेरे पास बैठकर बड़ी लगावट से मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, वो कहाँ है? कहने लगा, कौन? मैंने कहा, युवान। मेरी बात सुनकर विवान ने मुझसे नज़रें चुराई थी। कहने लगा, सीरत मुझे माफ़ कर दो। भाई की मोहब्बत में मैं इस कदर जुनूनी और पागल हो गया था कि तुम्हारे एहसासों को समझ ही नहीं सका। एक्चुअली मेरी माँ युवान का सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकी, इसलिए बीमार हो गई। मैं उन्हें इलाज के लिए बाहर देश ले गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। उन्हें वहाँ छोड़कर मैं इंडिया आता रहता था। तुम्हें हर बार तलाश करने की कोशिश करता था। एक बार लेह में तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा तो मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गए, इसलिए तुम्हारी बात सुने बिना ही तुम्हें सज़ाएं देने लगा। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया था। मैंने जब उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो वो कहने लगी, विवान ये तुमने क्या कर दिया? क्यों उस मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती कर रहे हो? वो बिल्कुल बेकसूर है। उसने तो युवान को हमेशा अपना छोटा भाई समझा था। उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो खुद ही समझना नहीं चाहता था। वो लड़की तो इसीलिए दूर चली गई थी कि शायद उसके दूर जाने से युवान ठीक हो जाए, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। गलती पर युवान था, सीरत नहीं। विवान की बात सुनकर मैं रोने लगी। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। फिर मेरे ज़ख्मी चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। कहने लगा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा दो, खुद को नहीं। मैंने उसके हाथ पीछे किए। मैंने कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, आज़ाद कर दो मुझे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, नहीं, अब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बीवी बनकर। तुम्हारे हर दुख को दूर करने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार और मोहब्बत का होता है, लेकिन तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं था। अगर होता तो तुम मेरी बात सुनते। तुम्हारी माँ ने कहा तो तुम्हें एतबार आ गया, वरना मेरी बात पर कभी नहीं आता। वैसे भी तुमने बदले के लिए मुझसे शादी की थी, बदला तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरी जान छोड़ दो। उसने मेरे बुझे हुए चेहरे को देखा, फिर ठंडी आह भरने लगा। कहने लगा, ठीक है, तुम यही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम कुछ दिन देख लो। अगर कुछ दिनों में अपने दिल में मेरे लिए कोई नरम कोना पाओ तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तलाक लेना चाहो तो भी बता देना। मैं लेह वापस आ गई। उसी होटल में काम करने लगी। एक रोज़ मैं रेस्टोरेंट में अपने काउंटर पर बैठी थी कि मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी।
एक कप कॉफ़ी चाहिए। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो विवान मेरे सामने था। कॉफ़ी लेकर बिल्कुल एंड में मेरे सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ गया और टकटकी बांधे मुझे ही देखता रहा। 2 साल गुज़र गए, उसका वही सिलसिला जारी रहा। एक रोज़ वो रेस्टोरेंट में नहीं आया। उस दिन मेरा मन बहुत उदास हुआ। मेरी नज़रें बार बार विवान को ही ढूंढ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी आएगा और मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा। मेरा दिमाग ये समझ चुका था कि मोहब्बत पर किसी का ज़ोर नहीं होता, क्योंकि मैं अब विवान से मोहब्बत कर बैठी थी और दिल जिसे चाहता है उसकी लाख गलतियां होने पर भी उसी से मोहब्बत करता है। 2 दिन हो चुके थे, विवान कहीं नहीं था। मैं रेस्टोरेंट बंद करके तेज़ी से अपने होटल की तरफ जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। ये गाड़ी विवान की थी। उसमें विवान की माता जी थी। वो उतरकर मेरे पास आई तो पता चला कि विवान उन्हें लेने गया था। वो मुझसे कहने लगी कि बेटा, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से हमें लगाव नहीं होता और वो चीज़ें दूर चली जाएं तो हमें शायद इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें बेहद लगाव होता है और अगर वो दूर चली जाएं तो हमें बहुत दुख होता है और पछतावा भी होता है। और ये कहकर वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं उनकी बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी। मैंने विवान को देखा और भागते हुए उसके सीने से जा लगी। उसकी आंखें भी भीगी हुई थी। उसकी आंखों में मेरे लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। उसने मुझे कसकर सीने से लगा लिया और कहने लगा, हम पिछला सब कुछ भुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे सीरत। मैं भी थक चुकी थी सज़ाएं भुगत कर और सज़ाएं देकर भी, और अब मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं विवान की ज़िंदगी में वापस चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आपके चेहरे पर जो बड़ी सी स्माइल आई है उससे मुझे पता चल गया है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।